पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आज हम एक स्टोरी के जरिए समझेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेट को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इंसान जब स्टेट से पहले यानी फ्री विल में रहते थे तो इंसान के नीड्स भी थे और डिजायर्स भी थे, और इन नीड्स और डिजायर्स को पूरा करने के लिए उससे दूसरे इंसानों के कंपनी की जरूरत थी। जब वो दूसरे इंसानों के कंपनी में आ गए यानी लोग इकट्ठा रहने लगे तो फिर क्या होने लगा, कोऑपरेशन तो लोगों को मिल गया, लेकिन कोऑपरेशन के साथ कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट के मसाइल भी आ गए। कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट के मसाइल को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको उन्होंने स्टेट का नाम दिया, और फिर स्टेट ने उनके लिए एक सिस्टम प्रोवाइड किया। उस सिस्टम के मुताबिक उनके कॉन्फ्लिक्ट फिर रिजॉल्व होते थे। अब स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ बॉडी ऑफ पीपल लिविंग इन अ डिफाइंड टेरिटरी, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली एंड विद द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी हायर अथॉरिटी। स्टेट क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ पीपल, यानी स्टेट के लिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है। यह स्टेट का फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट है लिविंग इन अ डिफाइंड टेरिटरी, और वो लोग एक डिफाइंड टेरिटरी में रहते हो, ये दूसरा इसका एलिमेंट है। यानी फर्स्ट एलिमेंट पॉपुलेशन, सेकंड एलिमेंट डिफाइंड टेरिटरी, तीसरा एलिमेंट है ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली का मतलब यह है कि स्टेट की गवर्नमेंट भी होगी और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी हार्मनी को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी और लोग कोऑपरेशन भी करेंगे, लोगों के दरमियान कंपटीशन भी होगी लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट का फंक्शन है। और फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? एंड विद द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी हायर अथॉरिटी। और स्टेट क्या होगा? सॉवरन होगा। स्टेट के फोर एलिमेंट में पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है डिफाइंड टेरिटरी, तीसरा है गवर्नमेंट और फोर्थ है सॉवरेनिटी। यानी स्टेट सॉवरन होगा, बाहर से उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार होगा। अब लोगों ने स्टेट तो बना लिया और स्टेट के अंदर उन्होंने एक गवर्नमेंट भी कायम की। गवर्नमेंट किसे कहते हैं? इट इज द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच सोसाइटी मेक्स एंड इन्फोर्सेस इट्स पब्लिक पॉलिसीज। ये इस तरह का एक इदारा होता है जिसकी मदद से लोग क्या करते हैं, अपने लिए पॉलिसीज बनाते हैं और फिर उन पॉलिसीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट का फंक्शन है कि पॉलिसीज बनाना और फिर पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। और फिर इस तरह गवर्नमेंट के तीन ब्रांचेस डिफाइन किए। पहला ब्रांच है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का फंक्शन है लॉस को बनाना, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है लॉस को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशियरी का फंक्शन है लॉ की इंटरप्रिटेशन करना। अब ये तीन ब्रांचेस क्यों बनाए? ताकि डिवीजन ऑफ पावर हो, किसी एक ब्रांच के हिस्से में ज्यादा इख्तियारात ना जाएं ताकि उसका वो गलत इस्तेमाल ना करे। ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, इसलिए ये पावर डिवाइडेड है। अब लोगों ने क्या किया? स्टेट भी बना लिया, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट भी कायम की। अब इस गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होते हैं, इन इख्तियारात को हासिल करने के लिए हर कोई कोशिश करेगा कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने और उसके पास ज्यादा से ज्यादा इख्तियार आ जाए, क्योंकि लोगों के दरमियान कंपटीशन तो जारी रहती है, साथ में कन्फ्लिक्ट्स भी जारी रहते हैं, लेकिन उन कन्फ्लिक्ट्स और कंपटीशन में अपने आप को डोमिनेंट साबित करने के लिए वो गवर्नमेंट के पावर हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे ग्रुप या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है या मैनिपुलेट करता है या कंट्रोल करता है, लेकिन वो ये सारी चीजें कैसे करेंगे? बाय कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। जब उनके पास गवर्नमेंट के इख्तियारात आ जाएंगे, so as to advance the interests or purposes of a group or party in the face of opposition by another group or party। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ग्रुप या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंपटीशन करेगा, तो कंपटीशन करने के लिए उसको गवर्नमेंट के पावर्स की जरूरत होगी। वो कोशिश करेंगे कि वो लेजिस्लेचर का हिस्सा बने ताकि उनके पास पावर्स आ जाएं, या एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बने, या जुडिशियरी उनके हक में फैसले दे। क्योंकि जब इनके पास ये गवर्नमेंट के पावर आ जाएंगे तो फिर वो अपोनेंट्स पर
डोमिनेंट साबित होंगे। और इस प्रोसेस को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी अपने अपोनेंट को इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेट करना या कंट्रोल करना। लेकिन किस जरिए से? गवर्नमेंट के इख्तियारात को हासिल करके उनको इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना, ये पॉलिटिक्स है। अच्छा, लोगों ने स्टेट बना लिया, गवर्नमेंट बना ली, अब लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू की। लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है या एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास गवर्नमेंट के इख्तियारात आ जाते हैं और वो अपने अपोनेंट के खिलाफ इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करे। तो इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए और स्टेट के अंदर हार्मनी को क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बाय विच अ कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। इन सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल के जरिए स्टेट के अंदर, सोसाइटी के अंदर हार्मनी क्रिएट की जाती है ताकि किसी के साथ जुल्म ना हो और लोग इख्तियारात का इस्तेमाल एक लिमिट के अंदर करें। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिल गए। राइट क्या होता है? अ राइट इज अ क्लेम और पावर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी फॉर एक्शन एंड अलाउड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी और द स्टेट। राइट क्या है? ये किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप या किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्लेम होता है, वो दावा करते हैं या उनके पास पावर आ जाती है और कोई एक्शन वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये दावा या ये एक्शन, इसको जब स्टेट अलाउ करे, स्टेट रिकॉग्नाइज करे, तो फिर ये राइट बन जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि सिटीजन्स के ये राइट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ये राइट्स हैं, और फिर उन राइट्स को लोग इंजॉय करते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें तो ये क्या है? किसी शख्स, किसी ग्रुप, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दावा हो सकता है या उनका कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा दावा या ऐसा एक्शन जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करे, स्टेट जिस चीज की इजाजत दे दे। एग्जांपल्स क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को यह राइट मिलता है कि वो जिंदगी बसर करे, राइट टू लाइफ। इस तरह राइट टू फ्रीडम यानी वो आजाद रहें, लेकिन इस आजादी की भी एक लिमिट मुकर्रर है, उस लिमिट से आप बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह राइट टू इक्वालिटी और सारे लोग इक्वली ट्रीट हो लॉ के मुताबिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है और लोग इन राइट्स को एंजॉय करते हैं। अब जब लोगों को राइट्स मिल गए तो राइट्स के साथ लोगों को कुछ ड्यूटीज भी असाइन हो गई कि सिटीजन्स की ये ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू डू और नॉट टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स। चूंकि सोसाइटी के अंदर लोग कंपटीशन में होते हैं, लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। अब जब लोगों के राइट्स डिफाइन हो गए तो ये राइट्स किसी एक पर्सन के नहीं होते, ये सारे सिटीजन्स के लिए होते हैं। अब इन राइट्स के साथ साथ लोगों को ड्यूटीज भी दी जाती है ताकि आपके राइट के इस्तेमाल के साथ किसी दूसरे का नुकसान ना हो, और इसको फिर हम ड्यूटी कहते हैं। ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है, ये हमारे फराइज होते हैं, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि हम कुछ करें या कुछ ना करें। क्यों? फॉर द सेक ऑफ अदर्स, ताकि दूसरे लोगों का नुकसान ना हो और लोग कोऑपरेशन के साथ, हार्मनी के साथ स्टेट के अंदर रहे। एग्जाम्पल्स क्या है ड्यूटीज की? ओबे लॉज, कवानीन की तामील करना, पे टैक्सेस, इस तरह टैक्सेस अदा करना, डिफेंड द स्टेट, रियासत की हिफाजत करना। और जब हम राइट्स इंटरटेन करते हैं और ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो फिर सोसाइटी के अंदर क्या होता है? कोऑपरेशन होता है और हार्मनी होती है। अब जब लोग राइट्स और ड्यूटीज पर अमल करेंगे तो फिर क्या होगा? रोल ऑफ लॉ होगा, यानी स्टेट के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी। रोल ऑफ लॉ किसे कहते हैं? इट मीन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ओवर आर्बिट्ररी पावर, यानी ऐसा ना हो कि किसी के मन में जो भी आए वो अपने पावर का इस्तेमाल करे। नहीं, कानून के दायरे के अंदर रहकर लोग अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। लॉ से अबाव कोई भी नहीं होगा, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब जब रूल ऑफ लॉ होगा तो लोगों को लिबर्टी भी हासिल होगी। लिबर्टी का मतलब है इट मींस फ्रीडम नेसेसरी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी ये इतनी आजादी है जिसके मुताबिक पर्सनालिटी डेवलप हो हर इंडिविजुअल की। यानी पर्सनली लोग डेवलप्ड भी होंगे, लेकिन इस तरह डेवलप्ड होंगे कि उनके डेवलपमेंट से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। और फिर क्या होगा? इक्वालिटी भी इंश्योर होगी,
यानी लोग इक्वली ट्रीट होंगे लॉ के मुताबिक। इक्वालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मींस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज एंड अनजस्ट एडवांटेज। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बड़े ओहदे पर है तो उसके लिए कानून और होगा और कोई छोटे ओहदे पर है तो उसके लिए कानून और होगा। नहीं, सबके लिए कानून एक जैसा होगा, सब इक्वली ट्रीट होंगे लॉ के मुताबिक और अनजस्ट एडवांटेज किसी को भी हासिल नहीं होगा। अब जब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, यानी सिटीजन्स के राइट्स को पढ़ते हैं, ड्यूटीज को पढ़ते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट के ब्रांचेस, फिर कॉन्स्टिट्यूशन और फिर सिटीजन्स और स्टेट के रिलेशन को हम पढ़ते हैं, तो फिर इसको हम सिविक्स कहते हैं, यानी इस मुताले को हम सिविक्स कहते हैं। सिविक्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? सिविक्स इज द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। सिविक्स क्या है? यह स्टडी है किसका? सिटीजन्स के राइट्स का और ड्यूटीज का, और साथ में एंड द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन एवरीडे लाइफ, और फिर गवर्नमेंट किस तरह फंक्शन करती है, किस तरह काम करती है, और फिर इन सिटीजन्स और स्टेट के दरमियान ताल्लुक क्या है, यानी सिटीजन्स के कौन से राइट्स हैं और इन पर कौन सी ड्यूटीज आयद होती हैं। इस तरह स्टेट या गवर्नमेंट की कौन कौन सी जिम्मेदारी है और उनकी लिमिट क्या है। तो जब हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं तो इस मुताले को हम सिविक्स कहते हैं। सिविक्स के बाद हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है? यह ब्रॉड टॉपिक है इज कंपेयर टू सिविक्स। सिविक्स के अंदर हम सिर्फ पढ़ते हैं राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट और सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। और फिर सिविक्स का मकसद क्या होता है? टू मेक अस गुड सिटीजन, ताकि हम सारे अच्छे सिटीजन्स बन जाएं और एक खुशहाल माशरा क्रिएट हो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या है? पॉलिटिकल साइंस इससे ब्रॉड है। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स, इसी तरह प्रोपेगेंडा, नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल लेवल पर, यानी इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। और अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो किस तरह कर सकते हैं? इसको एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेराल्ड डी लॉसवेल ने इस तरह डिफाइन किया है, इट इज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक इस सवाल के साथ है। कौन सा सवाल? हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो अगर हम इस डिफिनीशन को देखें, हु गेट्स व्हाट, इसका मतलब यह है कि कौन क्या हासिल करता है। अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लोगों के दरमियान कंपटीशन होती है, इस तरह कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के पावर को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी यह सवाल है, हु गेट्स व्हाट, कौन क्या हासिल करता है कानून के दायरे के अंदर, किसी स्टेट के सिटीजन्स कानून के दायरे के अंदर क्या हासिल करते हैं। इसी तरह सेकंड आप देखें, व्हेन, और कब हासिल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कानून साजी होती है या आईन में कोई तरमीम जब की जाती है तो जब गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे ना हो तो फिर वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाते हैं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज उसके रिटर्न में कुछ डिमांड रखते हैं और जब वो डिमांड्स पूरे हो जाएं तो फिर वो उनको वोट देते हैं। तो यहां पर भी यह है व्हेन, के कब हासिल करते हैं, यानी कोई ग्रुप है, कोई इंडिविजुअल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो कब और क्या हासिल करता है। और आखिर में है एंड हाउ, और किस तरह हासिल करता है, यानी वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर कुछ हासिल करता है या पार्लियामेंट से बाहर कुछ हासिल करता है या वो इलेक्शन में कुछ हासिल करता है। तो ये क्या है? जब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ब्रॉड है और ये मुकम्मल पॉलिटिक्स का अहाता करते हैं, तो इसके मुताले को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यानी कौन क्या हासिल करता है, कब हासिल करता है और कैसे हासिल करता है, ये हमारे मुकम्मल पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी है।